हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आपके सामने एक सुंदर सा चित्र है। इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों? जी हाँ, इसमें हमें दिखाई दे रहा है पर्वत, नदियाँ, हरे भरे मैदान, जंगल, छोटे छोटे घर और हरियाली। तो इस तरह का चित्र जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है बच्चों? हमारा मन ललचाता है कि हमें ऐसे जगहों पर घूमने जाना चाहिए। और ये सारे चित्र और इस तरह का दृश्य हम देखते हैं फिल्मों में, विज्ञापनों में, न्यूज़पेपर में। और हमारे सामने दिमाग में एक ही चीज आती है कि विदेशों में इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य होता है। पर यह गलत है बच्चों। हमारे भारत देश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पड़ा हुआ है हमारा भारत देश। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह पाठ हमारे भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्यता और भारत देश की महिमा को बता रहा है। यह पाठ है आपकी दूसरी इकाई में, जिसका नाम है वह देश कौन सा है। यह एक कविता है और कवि ने इस कविता के माध्यम से भारत देश का बखान किया है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ भारत देश में और कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके बारे में हमें जानकारी दी है। इस कविता के कवि है स्वर्गीय श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने भारत देश की महिमा का गुणगान किया है। बच्चों, त्रिपाठी जी का जन्म हुआ है 4 मार्च 1889 में और इनकी मृत्यु हुई है 16 जनवरी 1962 में। यहाँ पे इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम दिए हैं, जैसे मिलन, स्वप्न, प्रतीक, मानसी इत्यादि। इन्होंने कई बालोपयोगी साहित्य लिखा है। इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कविताएं लिखी है। बालोपयोगी का अर्थ होता है जो बच्चों से जुड़ी हुई साहित्य होती है, कहानियां होती है, कविताएं होती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो हमारे देश का गौरव बढ़ाती है, ऐसी कविता इन्होंने लिखी है बच्चों। तो ये बहुत ही बड़े कवि है जिन्होंने हमारे देश को हमेशा ऊंचा रखा है, उसका हर जगह पर इन्होंने बखान किया है। और इस कविता में भी उन्होंने हमारे देश की महिमा को गौरवान्वित किया है बच्चों। उन्होंने बताया है कि हमारा देश कितना सुखी और समृद्ध है, हमें किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे पास कई पर्वत है, नदियां हैं, कई तालाब है, झरने हैं और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर कवि ने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है और साथ में हमारे देश के नवयुवकों को ये कहा है कि हमें अपने भारत देश पे हमेशा गर्व करना चाहिए। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं हम पढ़कर उसे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो कैसी लगी आपको ये कविता की पंक्तियाँ? इसी तरह से आपको भी याद करना है बच्चों। यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है वो मनमोहिनी है। मनमोहिनी का अर्थ होता है बच्चों जो मन को मोह लेती है। ऐसी प्रकृति की गोद में बसा है हमारा एकमात्र भारत देश, जो सुख और समृद्धि से भरा पूरा है और इतना समृद्ध है, इतनी खुशहाली है जो स्वर्ग सा लगता है। यहाँ पर स्वर्ग की तुलना इससे इसलिए की गई है क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं और खनिज है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ों से हमारा देश भरा पूरा है। इसके लिए यह स्वर्ग समान है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की, किसी भी संसाधन की कमी नहीं है बच्चों। आगे कहते हैं कवि, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। बच्चों, रत्नेश का अर्थ है सागर। आपने अगर ध्यान से देखा होगा भारत के मानचित्र को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 भाग जो भारत का है वह सागर से, यहाँ पर आप देख सकते हो हिंद महासागर को आप देख सकते हो, यह सागर से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अगर आप भारत का मानचित्र देखोगे तो आपको जो नीचे का भाग दिखेगा वो कन्याकुमारी के पास का जो भाग है वो
कैसा दिखाई देता है, पैर का आकार दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि जो सागर है वो हमारे भारत देश का निरंतर पैर धो रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उत्तर में जो हिमालय है मुकुट के समान हमारी भारत देश की शोभा बढ़ा रही है। तो आपने देखा होगा कश्मीर जब मानचित्र में देखोगे तो वह हमारे भारत देश का सिर है और सिर के ऊपर हिमालय मुकुट की तरह शोभायमान है। आगे कवि ने लिखा है, नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। बच्चों, यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कितनी सारी पवित्र नदियाँ हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। इन नदियों की वजह से हमारा देश क्या हो गया है, सींच गया है। सींचना का अर्थ होता है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, और खेती की जमीन हो गई है, उपजाऊ जमीन होने की वजह से यहाँ पर कई प्रकार के अनाज होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ की 70% जनसंख्या खेती करती है। तो यह वरदान किसकी वजह से मिला है हमें, नदियों की वजह से, जो सुधा की धारा बहाती है। बच्चों, सुधा का अर्थ है अमृत की धारा। तो ऐसा पानी है यहाँ का जो अमृत बरसाता है और जो इस मिट्टी को उपजाऊ करता है। आगे वो कहते हैं, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे। यहाँ पर ऐसे रसीले फल मिलते हैं जो आप जानते हो अच्छी तरह से, कई प्रकार के फल मिलते हैं, कंद मिलते हैं। बच्चों, कंद का अर्थ होता है जो जमीन के नीचे जो चीजें मिलती है, जैसे आलू, गाजर, रतालू इत्यादि। नाज का अर्थ होता है बच्चों अनाज। मेवे आप जानते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारे मेवे में आते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे देश में उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमारा देश संपन्न है। जैसे मैंने आपसे बताया, तो ये वरदान हमें मिला है क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की नदियां हैं, और ये पवित्र नदियों का पानी जब बहता है तो ये हमारे लिए पीने के भी उपयोग आता है, खेती के भी उपयोग आता है। इसके अलावा जो खेती होती है और उसकी वजह से हमें कई प्रकार के अनाज मिलते हैं। तो हमारे भारत देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है, यह इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कवि कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में कई प्रकार के पेड़ पौधे और कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं, विविध प्रकार के फूल जिसे हम प्रसून भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर विविधता बताई गई है। वो दिन रात हंस रहे हैं, दिन रात खिल रहे हैं। ये फूल क्या करते हैं, दिन रात खिला के हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे भारत देश में कई प्रकार के मैदान हैं। गिरी का अर्थ होता है बच्चों पर्वत। तो कई प्रकार के पर्वत के प्रदेश है, मैदान के प्रदेश है, वन भी है कई सारे। आपने सुंदरवन का नाम सुना ही होगा। फिर दक्षिण भारत में भी कई प्रकार के वनों के नाम आपने सुने होंगे। और उसके बाद कई प्रकार के पर्वत वाले प्रदेश है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर पर्वत वाले प्रदेश है बच्चों। और मैदान जहाँ पर सिर्फ प्लेन आपको जगह दिखाई देगी, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको मैदान वाले क्षेत्र दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमारा भारत देश आनंदमय है इन सभी चीज़ों की वजह से। यहाँ पे फिर से कवि ने कहा है कि हमारे देश में कई प्रकार के फूल हैं जो दिन रात खिल रहे हैं, और कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पर मैदान, गिरी और पर्वत भी है, जिसकी वजह से हमारा भारत देश आनंदमय है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश में अनंत धन है, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा और कई प्रकार के खनिज हमारे भारत भूमि के
अंदर है, भूमि से निकाले गए हैं ये सारी चीजें, और जिसकी वजह से हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसी वजह से विदेशी यहाँ पर आकर के आक्रमण किए, उन्होंने बहुत सारा धन चुरा कर अपने देश लेकर चले गए, और इस वजह से संसार में यह शिरोमणि है। शिरोमणि का अर्थ होता है बच्चों सर्वश्रेष्ठ है। और आगे कवि कहते हैं कि सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता, जैसा कि आप जानते हो संस्कृत में कहावत कही गई है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। संस्कृत भाषा की खोज हमारे देश में ही हुई है, और यह सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। और आप ये भी जान सकते हैं अच्छी तरह से कि हमारे ही देश में सबसे पहला विश्वविद्यालय बनाया गया था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो बच्चों ये जन जन का दुलारा है, और यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारी सभ्यता में है, ये हमारी संस्कृति में है कि हमने हमेशा अपने मेहमानों की हमेशा इज्जत की है, उन्हें सम्मान दिया है। ये हम सभ्यता की हमारी निशानी है, और ये हमेशा रहेगा। आगे भी जाके भविष्य में इसी तरह से अपने भारत देश का नाम ऊंचा रखेंगे। इसी वजह से विश्व में यह सबका दुलारा देश है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कई प्रकार के खनिज हैं हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, और ये अमूल्य खनिज है बच्चों जो हमारे भारत देश में मिलते हैं। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं जो नव क्रांति के पुजारी है, अर्थात यहाँ पर कई ऐसे जो आविष्कार होते हैं, मतलब पूरे विश्व में जिसका लाभ सब लोग उठाते हैं, ऐसी क्रांति और ऐसे आविष्कार ये हमारे भारत देश के लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कवि कि यहाँ कई सुपुत्रों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की सेवा की है, देश में नव क्रांति लाए हैं। तो सपूत का अर्थ होता है बच्चों जो अच्छा बेटा होता है, जो अपने समाज का, परिवार का और साथ में अपने देश का भी नाम करता है। तो इस प्रकार के कई सपूतों ने इस देश में जन्म लिया है बच्चों, जिन्होंने देश की सेवा की है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी में भी हमारे देश में कई वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन पर काम किया और उन्होंने बनाया, और आज वो वैक्सीनेशन हमारे भारत देश के अलावा कई अन्य देशों में भी जा रहे हैं। तो यह एक सिर्फ उदाहरण है बच्चों, इस प्रकार से कई आविष्कार आगे जाकर के भी होने वाले हैं, और इस प्रकार की क्रांति जब होगी तो ये इसका लाभ पूरा विश्व उठाएगा। तो मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हमारा भारत देश सुख स्वर्ग सा है, जहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं। हमें हमारे भारत देश पर हमेशा नाज करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ 6 ऋतुएं हैं जो पूरे भूमंडल में किसी देश में नहीं होती। उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में हिंद महासागर। इस देश में रेगिस्तान भी है, तो कहीं पर चेरापूंजी जैसी जगह है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। विविध धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और विविध भाषाएं भी है यहाँ पर। और साथ में यह भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरा पूरा है। तो इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? यह कविता हमें यह सिखाती है कि भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता अनुपम और विविध है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत में प्रकृति के अद्भुत दर्शन होते हैं। हर प्रदेश अपने सुंदर प्राकृतिक संसाधन को संजोए है। सभी प्रकार से भारत का प्राकृतिक सौंदर्य मन को आनंदित करने वाला है। हम भारतवासियों को प्रकृति के इस उपहार को सहेज के रखना चाहिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। चलिए अब शब्द वाटिका देखते हैं और कुछ कठिन शब्द हमारे जो पाठ में आए उसे पढ़ते हैं। पहला है मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली। निरंतर का अर्थ है बच्चों सदैव। रत्नेश का अर्थ है सागर। सुधा का अर्थ है अमृत। सलोना का अर्थ है सुंदर। नाज अनाज। प्रसून फूल। गिरी पर्वत। धन संपत्ति। दुलारा प्यारा। संसार विश्व। आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ, जिसमें आकृति संबंधी प्रश्न पहला आपके सामने है। इनसे भारत देश सजा हुआ है। तो किन चीजों से भारत देश सजा हुआ है? उत्तर है फल,
कंद, मेवे, अनाज। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर लिखिए। पहला है इसमें देश का मुकुट। देश का मुकुट किसे कहा गया है? उत्तर है हिमालय। अगला प्रश्न है, देश के फूलों की विशेषताएं। तो विशेषताएं हैं उनकी सुगंधित फूल है हमारे देश में, और जो दिन रात खिलखिलाते हैं, खेलते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत किसकी गोद में बसा है? इसका उत्तर है, भारत मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। अगला प्रश्न है, नदियाँ किसकी धारा बहा रही है? नदियाँ अमृत की धारा बहा रही है। अगला प्रश्न है, हरियालियाँ कहाँ लहराती है? उत्तर है, हरियालियाँ मैदान, पर्वत और वनों में लहराती है। अगला प्रश्न है, संसार का शिरोमणि कौन है? उत्तर है, भारत देश संसार का शिरोमणि है। अगला प्रश्न है, भारत माँ के पुत्र कैसे हैं? उत्तर है, भारत माँ के पुत्र नवक्रांति के पुजारी और देश के सच्ची सेवा करने वाले सेवक हैं। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर अ और ब वर्ग दिया गया है। रत्नेश अ वर्ग में हिमालय, हरियाली तथा धरती। ब वर्ग है मैदान, चरण धोना, अनंत धन, मुकुट। बच्चों, उत्तर है इसका रत्नेश का चरण धोना, हिमालय मुकुट, हरियाली मैदान, धरती अनंत धन। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। आपके सामने राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र आएंगे, आपको उन्हें देखना है, उनके नाम लिखना है। पहला चित्र है, यह है हमारा तिरंगा, राष्ट्रध्वज। अगला चित्र आपके सामने है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। बच्चों, अगला चित्र आपके सामने जो आने वाला है वो है राष्ट्रीय पक्षी। ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बच्चों, अगला चित्र जो आपके सामने आएगा वो राष्ट्रीय फल है। तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम। बच्चों, अगला चित्र आपके सामने जो आएगा वो है राष्ट्रीय फूल। ये हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। तो अगला चित्र जो आपके सामने आ रहा है वो है राष्ट्रीय खेल, भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, और यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम, ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है बच्चों, आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न आपके जो सामने है ये आपके पाठ्य पुस्तक में है बच्चों। मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे, इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है, इसे लिखिए। आप कभी रास्ते पर चलते हैं तो आपने कभी बोर्ड पर देखा है, वहाँ पर सरकार की तरफ से जो बोर्ड लगाए जाते हैं वो यातायात के संकेत होते हैं बच्चों, उसका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है। यहाँ पर आपके सामने है ये सांकेतिक चिन्ह। पहला जो आप देख रहे हो स्टॉप लिखा है, उसका अर्थ है रुक जाओ। उसके बाद आप यू देख रहे हो, उल्टा यू, इसका अर्थ है वापस मुड़ना मना है। जब गाड़ियों से हम जाते हैं कहीं पर और इस तरह से यू लिखा रहेगा और क्रॉस किया रहेगा, उसका अर्थ है वापस मुड़ना मना है। अगला आप एरो मार्क देख रहे हैं, इसका अर्थ है दोनों रास्ते निषिद्ध, यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना मना है। अगला आप देख रहे हो एक एरो है सिर्फ, उसका अर्थ है वन वे, कि सिर्फ एक तरफ से गाड़ियाँ जा सकती है, दूसरी तरफ से नहीं आ सकती है। अगला सांकेतिक चिन्ह जो आप देख रहे हो, यहाँ पर
क्रॉस बना हुआ है, इसका अर्थ है रुकना मना, कि गाड़ी आप वहाँ पे रोक नहीं सकते हो। अगला जो देख रहे हो आप यहाँ पर हॉर्न का चित्र है और उस पर क्रॉस किया हुआ है, उसका अर्थ है शांति क्षेत्र है, वहाँ पर हॉर्न बजाना, गाड़ियों का हॉर्न बजाना मना है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक क्रॉस किया हुआ है, इसका अर्थ है भारी वाहन निषिद्ध, भारी वाहन वहाँ से जाना मना है। अगला आप देख रहे हैं एक बच्चे का चित्र, एक ट्राइकोन में त्रिकोण शेप में, इसका अर्थ है पाठशाला है और वहाँ पर सावधानी से गाड़ी चलानी है, वहाँ पर बच्चे आते जाते हैं। तो ये जो सांकेतिक चिन्ह है ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए, इस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भारतवासी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। तो बच्चों, हमारी भारत की संस्कृति सदैव इसी तरह से बनी रहे, इसमें हमारा पूर्ण योगदान रहे, मैं यही सबसे प्रार्थना करती हूँ। और हमारे भारत देश की गरिमा और महिमा को हम आगे बढ़ाते चले जाएं, यही आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद।